नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीएस की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा सेक्टर है आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इस सेक्टर से, काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा, ये हमारी जो सीरीज होगी, ठीक है, ये आपके यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा मेंस, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, टीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री, यानी इतिहास से संबंधित, यानी जहाँ पर भी इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगी। हम इसमें से एक भी तथ्य नहीं छोड़ेंगे। हमारा टैग ही है कि अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के पूछ दे, हमारा छूटना नहीं चाहिए। हम इस वीडियो में सारे तथ्यों को संकलित करके चलेंगे, सारे तथ्यों को। ठीक है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स भी, लेकिन तथ्य ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं ये बहुत हद तक तथ्यात्मक होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसीलिए हम तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, डाटा पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। हमारा पहला चैप्टर है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। सभी जानते हैं कि सबसे पहले कौन से यूरोपीय भारत आए थे? पुर्तगाली आए थे। हेडिंग देखेंगे आप लोग, पुर्तगाली 1498 से 1961, यानी पुर्तगाली 1498 में भारत आए थे और 1961 तक ये भारत में रहे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। कब आए थे? 1498 में। कब गए थे? 1961 में। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिक सी बात है कि यूरोपीय भारत में आए क्यों, या भारत में कहा जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में क्यों आए, ये इन्होंने पूर्व के देशों की ओर क्यों आए? व्यापार वो कारण था जिसके लिए ये सभी भारत की तरफ अग्रसर हुए। और क्या कारण था कि इन्होंने समुद्री व्यापार को माध्यम बनाया? तो उसके लिए हम चलते हैं 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया का पतन हुआ। किसका पतन हुआ? कस्तुनतुनिया का। ये क्या था? वर्तमान में जहाँ पर आज इस्तांबुल है, ठीक वहीं पर पहले कस्तुनतुनिया हुआ करता था। ये जो कस्तुनतुनिया था, व्यापार के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह थी। कारण ये एशिया और यूरोप के व्यापार का मिलन स्थल था। यानी जो व्यापारी होते थे, ये एशिया से सामान ले जाते थे और अस्थल मार्ग के द्वारा यूरोप में पहुंचते थे। यानी स्थल व्यापार के लिए कस्तुनतुनिया महत्वपूर्ण था। लेकिन 1453 ईस्वी में जब तुर्कों का इस पर अधिकार हो गया, तो उन्होंने इस व्यापारिक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। रोकने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से बैन कर दिया, लेकिन अब ये व्यापारियों से बहुत ज़्यादा मात्रा में कर वसूलने लगे, जिससे व्यापारियों का जो नफ़ा था वो कम होने लगा। तो व्यापारी चिंता में पड़ गए कि भाई अब क्या हो। तो अब उन्होंने पूर्वी देशों के लिए, यानी कहा जाए कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए नए मार्ग की खोज करना आरंभ किया। और उन्होंने कई देशों ने, छोटे मोटे देशों ने, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस ने अपने अपने जो जहाज़ थे, जो नाविक थे, उनको पूर्वी एशियाई देशों के लिए नए मार्ग की खोज करने के लिए भेजा। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1492 में कोलंबस भारत की खोज के लिए, कहा जाए कि दक्षिण एशिया की खोज के लिए निकलता है, लेकिन कहाँ पहुँच जाता है? अमेरिका। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का। ठीक है, उसके बाद जस्ट कुछ दिन बाद पुर्तगाल का एक नाम भी था वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आता है। अक्सर किताबों में देखने को मिलता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। क्या ये क्वेश्चन सही है? तो नहीं, वास्को डिगामा ने भारत की खोज न की थी, बल्कि वास्को डिगामा ने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डिगामा ने क्या किया था? भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, तो आइए, अच्छा, यूरोप में यूरोपीय जो व्यापारी थे, वे किस चीज़ का व्यापार करते थे? सबसे ज़्यादा व्यापार किस चीज़ का होता था जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? तो वो था मसालों का व्यापार।
यूरोप में भारतीय मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी। आपको पता होगा कि अभी भी हमारे यहाँ जो दक्षिण एशियाई जो भी देश हैं, भारत का भी जो दक्षिणी इलाका है, वहाँ पर मसाले बहुतायत मात्रा में होते हैं और उन्हीं मसालों के लिए यूरोपीय व्यापारी भारत में आते थे और इस मसाले के एवज में यूरोपीय व्यापारियों को बहुत अच्छा मुनाफा होता था। ठीक है, तो मसाला किस चीज़ में उपयोग होता था ये भी जान लेते हैं। मांस को सुरक्षित रखने के लिए और उसको टेस्टी बनाने के लिए मांस को सुरक्षित मसाला यूज किया जाता है। हम भी अचार डालते हैं, किस लिए? उसमें अचार में तेल मसाला डाला जाता है, इससे क्या होता है, अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो ठीक इसी चीज़ की ज़रूरत यूरोपीय लोगों को थी, वे मसाला के द्वारा मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते थे। ठीक है, आगे आते हैं वास्को डी गामा पे। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में। कैसे आया था? केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है अफ्रीका, जो अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है यही आपका क्या है? केप ऑफ गुड होप। इसे हम उत्तम आशा अंतरिक्ष के नाम से भी जानते हैं। पिछली बार स्पेन का जो कोलंबस था ये यहीं से पश्चिम की तरफ चला गया, तो जिसने कहाँ की खोज कर दी थी? अमेरिका की, और वास्को डी गामा वहाँ से पूरब की तरफ आया तो उसने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, तो वास्को डी गामा के अकेले आ गया क्या? इसकी किसने मदद की थी? तो हाँ, तो मदद की थी किसने? अब्दुल माजिद ने। अब्दुल माजिद एक व्यापारी था गुजरात का, उसने वास्को डी गामा को उत्तम आशा अंतरिक्ष से भारत का मार्ग दिखाया था। तो उसके साथ ही वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा? कालीकट। कालीकट आपका केरला में पड़ता है। कालीकट पहुँचा, जहाँ का शासक जमोरिन ने, हिंदू शासक था, जहाँ के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। लेकिन जो अरब और वेनिस के व्यापारी थे उन्होंने पुर्तगालियों का विरोध किया। उन्होंने जमोरिन पर दबाव डाला कि आप पुर्तगालियों को किसी तरह की रियायत न दे। फिर भी वास्को डी गामा ने अपने साथ जो थोड़ी बहुत पूंजी लाया था उससे उसने मसाले खरीदे और भी जो सामान थे जिसकी यूरोप में काफ़ी डिमांड थी उसको खरीदा और उसको ले जाकर यूरोप में बेचा। कहा जाता है कि वास्को डी गामा को उससे 60 गुना फायदा हुआ। वास्को डी गामा को उस सामान को बेचकर कितना फायदा हुआ? 60 गुना का फायदा हुआ। वास्को डी गामा दोबारा भी भारत में आया था। कब आया था? 1502 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, हमने वास्को डी गामा पढ़ लिया, सारी चीज़ याद रहेंगी। चलिए अब आते हैं इसके पश्चात, वास्को डी गामा के पश्चात, चूँकि उसने भारत के एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी और सारे पुर्तगाली व्यापारी भारत में आने की कोशिश किए, आए। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या था? यानी पुर्तगाली व्यापारियों का उद्देश्य क्या था? एक बात यहाँ पर और भी ध्यान में रखनी होगी आपको कि जो पुर्तगाली व्यापारी थे ये इन पर वहाँ की सरकार का नियंत्रण था। यानी जो व्यापार होता था इसमें सरकारी हिस्सेदारी भी होती थी, सरकारी नियंत्रण में होता था। ठीक है, तो सरकार भी काफ़ी हद तक इनको सपोर्ट कर रही थी। पुर्तगाली व्यापारियों के लिए दो उद्देश्य थे भारत में। पहला, अरब व वेनिस के व्यापारियों का व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त करना। यानी पहले से अरब और वेनिस के व्यापारियों का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था, यानी उनका एकाधिकार था, सिर्फ वही व्यापार करते थे, कोई यूरोपीय शक्ति शामिल नहीं थी। तो पुर्तगालियों को इनसे निपटना था, यानी इनके एकाधिकार को तोड़ना था। ठीक है, और दूसरा चीज़ था, चूँकि पुर्तगाली रोमन कैथोलिक धर्म को मानते थे, यानी कैथोलिक ईसाई थे, तो ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये काफ़ी कट्टर होते हैं। जो कैथोलिक धर्म वाले होते हैं ये बहुत ही कट्टर स्वभाव के होते हैं और ये धर्म के लिए मतलब कुछ भी, तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका दूसरा उद्देश्य था। ठीक है, अब आते हैं जो पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया उसका नाम है डी अल्मीडा। ये 1505 ईस्वी में आया था और 1509 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पहला पुर्तगाली गवर्नर, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो था डी अल्मीडा। कब आया था? 1505 में। कब तक रहा? 1509 में। ठीक है, इसने क्या क्या कार्य किया? यानी पुर्तगालियों के व्यापार को मजबूत करने के लिए, उनके एकाधिकार को बढ़ाने के लिए, व्यापार पर नियंत्रण को बढ़ाने के लिए इसने एक नीति लाई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति कहा जाता है या शांत जल की नीति कहा जाता है। अल्मीडा का मानना था, क्योंकि शुरू में जब ये पुर्तगाली आए थे तो ये किसी भी तरह चाहते थे कि हमको व्यापार करने दिया जाए, तो इसीलिए इसने किस नीति का समर्थन किया? ये शांतिपूर्वक व्यापार करना चाहते थे
अतः इन्हें समझौते के माध्यम से व्यापार करना चाहा और उसीलिए डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक कौन है, तो कौन है, डी अल्मीडा। ठीक है, दूसरा इसका दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा कार्य क्या था, हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण हेतु व अपनी सुरक्षा हेतु दुर्ग की स्थापना, यानी डी अल्मीडा ने क्या किया, दुर्ग बनाए, दुर्ग जिसे हम फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, ये व्यापारिक कोठी होती थी जहाँ से पूरे व्यापार पर नियंत्रण किया जाता था। ठीक है, तीसरा इसका कार्य था, जो संघर्ष हुए अरब के व्यापारियों के साथ, तो 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्की व महमूद बेगड़ा की सेना को हराया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब एक परिणाम था, मतलब इसका कार्य था अल्मीडा का। इसने क्या किया, 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्की और महमूद बेगड़ा की सेना को हराया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर जो आया उसका नाम था अल्बुकर्क। उसका क्या था, नाम था अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी में, यानी अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में आया। कब तक रहा ये, 1515 ईस्वी तक। ये अल्बुकर्क कृष्णदेवराय का समकालीन था। आपको याद होगा कृष्णदेवराय विजयनगर के शासक थे, वहाँ के हिंदू शासक थे। अल्बुकर्क उनका समकालीन था और अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय के पास अपना एक मैत्री संदेश भी भेजा था, मैत्री भी स्थापित की थी व्यापारिक उद्देश्यों के चलते। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को और ज़्यादा मजबूत बनाया, इसीलिए अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक। इसके कार्य क्या क्या है, 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। ठीक है, हम देखते हैं कि बाद में पुर्तगालियों की जो प्रमुख मुख्यालय जो था, उनकी जो राजधानी थी, उसको गोवा को बनाया जाता है। तो ये अल्बुकर्क का ही देन था। हालांकि राजधानी 1530 ईस्वी में बनाई जाती है, नीना डी कुन्हा के समय में। ठीक है, लेकिन गोवा को कब हस्तगत किया गया था, 1510 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गोवा को कब पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, 1510 में। किससे कब्जा किया था, तो यूसुफ आदिल शाह से। आदिल शाह ही शासक था बीजापुर का, उससे। ठीक है, 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख मंडी मलक्का पर कब्जा किया। मलक्का भी मसालों का बहुत बड़ा बाजार था। 1511 में अल्बुकर्क ने वहाँ पर भी कब्जा कर लिया। 1515 में हारमुज, फारस की खाड़ी पर नियंत्रण स्थापित किया। हारमुज फारस की खाड़ी में स्थित है, एक खाड़ी है। 1515 में अल्बुकर्क ने वहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब ये कार्य था अल्बुकर्क का। फिर अल्बुकर्क ने जो भी पुर्तगाली भारत में रहते थे उनको भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित किया। क्या किया, भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित किया। क्यों किया, विवाह करने के लिए भाई क्यों किया, तो ईसाई धर्म के प्रचार हेतु। विवाह करने के बाद जो भी स्त्री शादी करके पुर्तगाली के साथ जाएगी, वो तो ईसाई धर्म में उसको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो विवाह करने किसने प्रोत्साहित किया, तो अल्बुकर्क ने किया। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था। बहुत बार ये पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, दूसरा पुर्तगाली कौन था, तो उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। कब आया था ये, 1500 ईस्वी में। वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली, दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पुर्तगालियों ने भारत में दुर्गों की स्थापना की थी, यानी फैक्ट्री की स्थापना की थी, व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। ठीक है, किस लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और हिंद महासागर या कहा जाए अरब सागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी, कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की गई थी और दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में
कुन्नूर में स्थापित की गई थी। ठीक है, पहली फैक्ट्री कोचीन में, दूसरी कुन्नूर में। ठीक है, ओके। अगला जो गवर्नर है नीना डी कुन्हा। कौन है? नीना डी कुन्हा। बीच में और भी सारे गवर्नर हुए, लेकिन उनके बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना है हमको, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। नीना डी कुन्हा 1529 से 38 में गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर था। इसके समय जो मुख्य चीज़ हुआ था वो था कि 1530 ईस्वी में, आपको याद होगा कि बीजापुर के शासक से अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था। ठीक है, उसके बाद 1530 में क्या हुआ, गोवा को नीना डी कुन्हा ने क्या किया, पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय बनाया या कहीं की राजधानी बनाया। इससे पहले क्या थी, कोचीन पुर्तगाली साम्राज्य की मेन मुख्यालय था, राजधानी थी। ठीक है, नीना डी कुन्हा जो था वो बहादुर शाह, जो गुजरात का शासक था, आपको याद होगा अकबर वाला, तो नीना डी कुन्हा बहादुर शाह का समकालीन था। और एक बार जब किसी समझौते के लिए नीना डी कुन्हा ने बहादुर शाह को बुलाया था, तो जहाज से गिरकर शायद हाथापाई हुई थी, कुछ खास पता नहीं है, तो हाथापाई हुई थी, उसी में बहादुर शाह जहाज से गिरकर मर गया। ठीक है, फिर पुर्तगाली बस्ती कहाँ कहाँ थी, यानी कि पिछले 30 सालों में पुर्तगाली बस्ती कहाँ कहाँ फैली, कहाँ कहाँ बनाई गई, तो उसको देख लेते हैं। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्न में से किस जगह पर पुर्तगाली बस्ती नहीं थी या कहाँ कहाँ थी। ठीक है, तो गोवा में, दमन में, दीव में, सिंडतो में, जो कि कहाँ पड़ता है, मद्रास में, और हुगली, हुगली यानी कि आपका बंगाल, अभी वहाँ बंदरगाह है ना, तो वहाँ पे पुर्तगाली बस्ती थी। दूसरे चटगांव, चटगांव के बंदरगाह से भी, चटगांव जो कभी बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ से भी पुर्तगाली व्यापार करते थे। ठीक है, और पुर्तगालियों ने चटगांव के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा दी है। किस बंदरगाह की संज्ञा दी है? महान बंदरगाह की संज्ञा दी है। ठीक है, दूसरे एक क्वेश्चन एक बार मिला था कि मुगल शासकों का सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति से मुकाबला हुआ था? मुगल शासकों का सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति से मुकाबला हुआ था? याद नहीं, पता नहीं किस एग्जाम में पूछा था, लेकिन पूछा था। तो पहला मुगल बादशाह शाहजहां था 1632-33 में। कब? 1632-33 में शाहजहां, स्पष्ट तौर पर शाहजहां से मुकाबला नहीं हुआ, लेकिन शाहजहां ने अपने सूबेदार कासिम खां, जो कि कहाँ का सूबेदार था, बंगाल का, हुगली स्थित जो बंदरगाह था इसी के जिम्मे अंडर में आता था, तो शाहजहां ने अपने सूबेदार कासिम खां को आज्ञा दी थी पुर्तगालियों को वहाँ से निकालने की। कारण क्या था? देखिए, पुर्तगालियों में एक बहुत ही बड़ी कमी थी कि वे व्यापार तो करते ही थे, साथ ही साथ लूट मार भी करते थे। उन्हें समुद्री डाकू की संज्ञा दी जाती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, किसे समुद्री डाकू की संज्ञा दी जाती है? तो पुर्तगालियों को दी जाती है। ठीक है, तो पुर्तगाली व्यापार के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों से लूट मार भी करते थे, और इसी से क्रोधित होकर जब क्रोधित होकर शाहजहां ने अपने सूबेदार कासिम खां को पुर्तगालियों को हुगली से पूरी तरह से निकालने का हुक्म दिया था। और कासिम खां ने क्या किया? हुगली से पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और करीब 1000 पुर्तगालियों को बंदी बना लिया था। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों के बीच में और शाहजहां के बीच में संघर्ष हुआ था। ठीक है, तीसरे 1739 में, ये काफ़ी आगे का हो गया, लेकिन यहाँ से भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे। 1739 में मराठों ने पुर्तगालियों से बेसिन छीन लिया। मराठों से क्या छीन लिया? बेसिन, आपका पश्चिमी तट पर ही पड़ता है ये क्षेत्र, बेसिन छीन लिया। और उसके पश्चात पुर्तगालियों के पास क्या बचा? गोवा, दमन व दीव, और ये तीनों बस्ती यानी गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों के कब्जे में 1961 तक बने रहे। 1961 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसे भारत में शामिल किया और पुर्तगालियों के यहाँ से अब उनके देश वापस खदेड़ा। ठीक है, दूसरे आते हैं, पुर्तगाली व्यवस्था कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था पर टिकी हुई थी। कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था क्या थी? कार्टेज का अर्थ होता है परमिट। कैसा परमिट? तो जो भी भारतीय व्यापारी, जो भी यूरोपीय व्यापारी, ठीक है, जो व्यापार करते थे, यानी जो अरब सागर के थ्रू, हिंद महासागर के थ्रू, उन्हें कार्टेज लेना होता था। कार्टेज कौन बेचता था? एक तरह का ये
अनुमति पत्र होता था, परमिट होता था, इसे खरीदना पड़ता था। कहा जाता है कि जो मुगल सम्राट अकबर था वो भी, उनसे भी अपने जहाज को या सामान को मंगाने के लिए पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदना पड़ता था। हालांकि वो निःशुल्क होता था, ऐसा नहीं कि उसके लिए चार्ज लिया जाता था। मुगल सम्राट को पुर्तगाली निःशुल्क ही देते थे, लेकिन दूसरे व्यापारियों के लिए इसके लिए पैसे लिए जाते थे। ठीक वही स्थिति आ गई थी जैसा कि हमने कस्तूतुनिया वाला शुरू में बताया था। जब वहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया था तो वे व्यापारियों से टैक्स ज़्यादा वसूलने लगे। तो पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक आधिपत्य को, या कहा जाए कि अत्यधिक फायदे के लिए, कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था की थी। आर्मेडा एक सैनिक जहाज होता था जो व्यापारी कार्टेज नहीं लेते थे उन पर ये हमला करके उसके सामान को लूट लेते थे, या उसके जहाज को अरब सागर के थ्रू परिवहन करने की अनुमति नहीं देते थे। ठीक है, 1588 में अंग्रेजों ने इसका अंत कर दिया। 1588, आपको याद होगा अंग्रेज यहाँ पर कब आए थे? 1600 में। 1596 में डच आए थे। ठीक है, तो उनको आने में इतना लेट क्यों हुआ? पुर्तगाली कहाँ 1498 में आए थे और उसके बाद 100 सालों बाद दूसरी यूरोपीय शक्ति आ पाई, क्योंकि कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था के चलते ये दूसरी यूरोपीय शक्तियों को नहीं आने देते, यानी समुद्र पर इनका कब्जा था एक तरह से। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और 1588 में जब अंग्रेजों ने कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को हरा दिया, उस समय ये स्पेनिश कब्जे में था, पुर्तगाल पर बाद में स्पेन ने कब्जा कर लिया था, तो यह स्पेन के अंडर में था, तो इसको हरा दिया। तब जाकर जो मार्ग था, समुद्री मार्ग था, ये सारे यूरोपीय व्यापारियों के लिए ओपन हो गया, यानी कि खुल गया। ठीक है, उसके पश्चात सब लोग आए। ठीक है, इसके अलावा हमने बताया था कि पुर्तगालियों का एक उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना, और उसके लिए उन्होंने वहाँ के एक बहुत ही प्रमुख ईसाई धर्म प्रचारक थे पुर्तगाल के, जिनका नाम था सेंट फ्रांसिस जेवियर। क्या नाम था? सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये 1542 में भारत आए। किसके साथ आए? अल्फासो डिसूजा के साथ। 1542 में ये भारत आए, किस लिए? धर्म प्रचार के लिए। और गोवा में उन्होंने एक चर्च की स्थापना भी की। गोवा में उन्होंने, यानी सेंट फ्रांसिस जेवियर ने एक चर्च की स्थापना की। ठीक है, पुर्तगालियों के कुछ और योगदानों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। सबसे पहले 1556 में इन्होंने ही गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, दूसरे, पुर्तगाली सिर्फ भारत में सक्रिय नहीं थे, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय नहीं थे। इन्होंने भारत, दक्षिण एशिया महाद्वीपों के साथ साथ अमेरिकी महाद्वीपों में भी काफी हद तक अपने उपनिवेश बनाए थे, वहां से भी ये सामान लाते थे। ठीक है, तो वहां से उन्होंने कुछ फल जैसे कि तंबाकू, आलू, मक्का, काजू, अनानास, लीची, संतरा, पपीता, मूंगफली, ये फल भारत में पाए नहीं जाते थे। ये जो वस्तुएं थी ये भारत में नहीं पाई जाती थी। इनको लाने का श्रेय किसका है? पुर्तगालियों का है, जो उन्होंने अपने विभिन्न उपनिवेशों से उनको भारत में लाया और यहाँ पर उनकी खेती करवानी आरंभ की। ठीक है, खैर अब आते हैं पुर्तगालियों के पतन पर कि भाई पुर्तगाली अंग्रेजों इतना अपने व्यापार को क्यों नहीं बढ़ा पाए, या भारत में ये अपने साम्राज्य को क्यों नहीं फैला सके। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला जो कारण था, सबसे बड़ा कारण था कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति। धार्मिक असहिष्णुता की नीति। देखिए, जब पुर्तगाली जब भारत में आए थे शुरू में, और उस समय मुगल जो साम्राज्य था अब एस्टेब्लिश हो रहा था। मुगल साम्राज्य क्या होता? एस्टेब्लिश हो रहा था। आपको याद होगा 1526 में पानीपत का युद्ध, उसके बाद 1556 में दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो उसके बाद फिर आपका अकबर का काल आता है, जहांगीर का, फिर अकबर का। तो क्या होता है, उस मुगल शासक इतना शक्तिशाली था कि पुर्तगाली उसका कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये साम्राज्य तो नहीं फैला सकते थे, हालांकि व्यापार कर सकते, लेकिन उसमें भी धार्मिक जो असहिष्णुता थी इनकी, वो आड़े आ रही थी। स्थानीय व्यापारियों से, स्थानीय लोगों से इनका हमेशा विरोध होते रहा था। ठीक है, दूसरा जो कारण था, कार्टेज आर्मेडा काफिला जैसी आक्रामक नीति। इस नीति के चलते जो अन्य यूरोपीय शक्तियां थी, अन्य यूरोपीय देश थे, पुर्तगाल से अच्छा संबंध नहीं रखते थे, वो इसके विरोध में हो गए थे। तीसरी, व्यापार के साथ साथ लूटमार की नीति। हमने बताया था हुगली में कैसे कासिम खान ने इनको निकाल बाहर फेंका था शाहजहां के आदेश पर।
तो व्यापार के साथ साथ ये क्या करते थे, लूट मार की नीति भी रखते थे, जिसके फलस्वरूप स्थानीय व्यापारियों से, स्थानीय लोगों से हमेशा इनका अंतर्विरोध बना रहता था। चौथी बात, अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते जाना। बाद में जब अंग्रेज भी आ गए, अन्य यूरोपीय शक्तियाँ भी आ गई, फ्रांसीसी आ गए, डच आ गए, तो ये पुर्तगाली पिछड़ते चले गए। कारण था कि पुर्तगाली व्यापार पर प्रशासन यानी कि वहाँ की सरकार का नियंत्रण था, जबकि आप देखेंगे अंग्रेजों के व्यापार पर, नीदरलैंड के व्यापार पर, ठीक है, इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं था। ये निजी कंपनियां थी और ये सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए काम करती थी, जबकि पुर्तगालियों के साथ ऐसा नहीं था। दूसरे, गवर्नर पर पुर्तगाली शासन का अत्यधिक नियंत्रण। पुर्तगाली गवर्नर भी जो बनकर आए थे उन पर वे काफ़ी हद तक पुर्तगाली सरकार के नियंत्रण में रहते थे। उनको काम करने की आज़ादी नहीं थी, अपने से निर्णय लेने की आज़ादी नहीं थी। फलस्वरूप पुर्तगाली जो साम्राज्य था, कहा जाए पुर्तगाली व्यापार था, बहुत ज़्यादा फल फूल नहीं पाया और भारत में पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव तक सिमट कर रह गए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा पुर्तगालियों से। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने बता दिए। ठीक है, आप इसका एक बार रिविजन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्लास का अंत करता हूँ। एक बात और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और अगर कोई कमी हो तो उसे भी हमारे साथ कमेंट्स कीजिए। हम उसमें सुधार लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है।